अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग CS 547 का लेसन 26 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले तीनों लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 26 से आपके पास सिंबल। जब हम ER डायग्राम की बात करते हैं तो आपके सामने आता है सिंबल्स। सिंबल्स क्या हैं? सिंबल्स बेसिकली ये प्री डिफाइंड सेट्स होते हैं जिनकी मदद से आप या यूँ कह लो कि एक ऐसे टेक्निकल टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप ER डायग्राम को क्रिएट करते हो। अब इनका पर्पस क्या है? ये क्या करते हैं, ये आपको स्टैंडर्डाइजेशंस प्रोवाइड करते हैं हर उस टेक्निक को जब आप यूज़ करते हो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर ER डायग्राम को क्रिएट करते हुए। मेजर सिंबल्स क्या हैं हम देखते जाएं। सिंबल्स की डेफिनेशन, सिंबल्स आपको याद रखने होंगे। एंटिटी हम लोगों ने शुरुआत में देखा, एंटिटी के सिंबल्स, उसके डायग्राम्स, एवरीथिंग। हमने एंटिटी की बात की कि ये होता क्या है। एक ओवरऑल परसेप्शन देखें तो एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंटिटी होता है। एट्रीब्यूट उस एंटिटी का जो काम होता है उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। रिलेशनशिप, अब एट्रीब्यूट और एंटिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जा रहा होता है, या यूँ कह लें कि दो एंटिटीज़ के दरमियान जो ताल्लुक पाया जाता है वो डिस्क्राइब किया जाता है कुछ इस किस्म के सिंबल्स के साथ। लाइंस, लाइंस क्या करती हैं? ये लिंक करती हैं एट्रीब्यूट को जिसके अंदर एंटिटी सेट होता है। एंटिटी सेट जो होता है वो रिलेशनशिप सेट्स की तरफ लेके जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है आपको रोल्स। डबल एलिप्सिस जो होता है बेसिकली ये मल्टीवेरिएट एट्रीब्यूट की बात करता है। प्राइमरी की क्या होती है जो कि अंडरलाइन की जाती है दिस। जिस जगह भी आप करोगे ना अंडरलाइन, दैट इज द प्राइमरी की। और पूरे ERD के अंदर आपके पास एक प्राइमरी की रहती है। कभी कभार ऐसा होता है कि दो या दो से ज्यादा भी हो जाती हैं। अब डैश एलिप्सिस जो है वो बेसिकली डिराइव करते हैं एट्रीब्यूट्स को दिस। अब देखिए ये एंटिटी था, हमने बात की लाइंस को, इसने लिंक क्रिएट किया। ये यहाँ पे रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड एंटिटी के साथ। अब यहाँ पे देखिए ना अगर आप, तो आपको फर्स्ट एंटिटी के साथ प्राइमरी की मिल गई। देन हमारे पास सेकेंड एंटिटी के साथ हमने देखा तो ये आपके पास सेकेंड प्राइमरी की आ गई, यानी दोनों एंटिटीज की अपनी अपनी प्राइमरी की थी। फिर जी आपके पास आता है OOAD, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ये बेसिकली फोकस करता है हर उस प्रॉब्लम का जो कि क्लास और ऑब्जेक्ट के दरमियान आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कंबाइन करता है दोनों एंटिटी रिलेशनशिप्स को डायग्राम के। हम देखें तो ERD के अंदर जब आप कंबाइन कर रहे होते हो ना डेटा फ्लो डायग्राम को, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है OOAD, ये इसमें बहुत हेल्प कर होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन टूल जो होते हैं, ये डिवाइस जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट को ओरिएंटेड लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि C++ हो गया, जावा हो गया। इसकी कॉन्सेप्ट देखें ना, इसकी रूट्स देखें ना इस कॉन्सेप्ट की, तो वो आता है अराउंड हम बात करें तो ये इवॉल्व करता है लेट 60s के अंदर, जब फर्स्ट लैंग्वेज डेवलप हुई थी। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी? सिमूला 67। ये पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी जो होती हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस को रिप्लेस नहीं कर पा रही होती हैं, जैसे कि डेटा फ्लो हो गया, प्रोसेस फ्लो हो गया, स्टेज ट्रांजिशन डायग्राम्स हो गई। ये सिंपल क्या करती हैं कि टूल किट्स को एडिशन के तौर पे लेके आती हैं। अभी कभी आप लोग पेंटिंग में जाओ या पेंट करो या कहीं भी जाओ तो आपको एक्स्ट्रा कलर्स मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर कलर थीम दी गई है। अगर हम इनमें ऐड करना चाहेंगे तो एक्स्ट्रा कलर का एक नीचे बार बनेगा, उसमें आपको सजेशंस प्रोवाइड करते जाएंगे। सेम यही काम OOAD का था। क्वेश्चन आता है कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की क्यों जरूरत है। अब देखिए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन बेसिकली इंक्रीज करती है एब्स्ट्रैक्शन को। इसमें आप इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हो, वाइड स्प्रेड करते हो यूजर ग्राफिक इंटरफेस का यानी GUI का। सॉफ्टवेयर जो होता है वो मॉड्यूलर बेसिस पे डेवलप होता है, जैसे ईजियर टू मेंटेन हो गया, ईजियर टू अपग्रेड हो गया, ईजियर टू टेस्ट हो गया।
इसी तरह हम देखें तो सॉफ्टवेयर जब डेवलप हो रहा था तो इसे इस तरह डेवलप किया जाता है कि आप आसानी से उसे इंक्रीमेंट कर सकते हो। रीयूजेबल सॉफ्टवेयर रीयूजेबल सॉफ्टवेयर अगर हम देखें तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है वो यूज़ हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से रीयूज़ करवा सकती है। अब क्यों आसानी से कराती है? क्योंकि ये अप्रोच होती है, ये इंडिपेंडेंस होती है, इसके पास यूनिकनेस होती है ऑब्जेक्ट की। इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग मॉड्यूल जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट के अंदर बिल्ट होता है। याद रखिएगा। और हम ईआरपी सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग इसे इसका हिस्सा बना देते हैं। ईआरपी जो होता है इसमें हम देखें तो इसमें आप स्ट्रेस फॉर्म्स रखते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जी आपके पास आया। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली डिफाइन करता है मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव को, मुख्तलिफ अप्रोचेस को जो कि सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर काम करती हैं। ये डेवलपमेंट एक्टिविटी बेसिकली कंसिस्ट करती है डिस्कवरी की, मॉड्यूलिंग की। लाइक हम इसमें देखें तो मॉडल हो रहा होता है, स्पेसिफाई हो रहा होता है, एवोल्यूट हो रहा होता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये आपको इसकी डेफिनेशन बेसिकली दी गई थी डिक्शनरी ऑफ ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी 1995, डोनाल्ड फिशमैन। अब अगर हम देखें ओओएडी एनालिसिस करें तो आपको डिफरेंट मैनर समझेंगे। यानी कि जब डिस्कवरी एनालिसिस स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट का ताल्लुक आया तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जिसके साथ हमें ये सारी चीज़ें रिक्वायर थी वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था, या यूँ कह लें कि उसकी जो आइडेंटिटी थी उसे इनकैप्सुलेट करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। अब इनकैप्सुलेट आप कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, मैसेज को पास कर सकते हो, क्लासेस की तरफ देख सकते हो, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग, ये सारा काम जो था ये ओओएडी का था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन जो है ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करते हो। सेम वही चीज़ हम लोग लास्ट में देख चुके हैं। इसी तरह सिस्टम डिज़ाइंस के बारे में बात की गई थी कि ये वो प्रोसेस है जहाँ पे आर्ट ऑफ डिफाइन आप करते हो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के डिज़ाइन को डिफाइन कर रहे होते हो। उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके मॉड्यूल्स क्या हैं, इंटरफेस कैसा है, डेटा क्या है जो कंप्यूटर सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा है उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को। ओओएडी जो है ये एनालाइज करता है। इसमें मुख्तलिफ मैनर्स को डिफाइन किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट मैथ जो था उसने कहा कि जो डिज़ाइन आप एप्लीकेशन के बारे में यूज़ करते हो, अब एक एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हो, उसमें जो डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो उसमें आप ऑब्जेक्ट्स जा रहे हो, क्लासेस को जा रहे हो, क्लस्टर्स क्रिएट कर रहे हो, फ्रेमवर्क है, इंटरेक्शन है, ये सारा का सारा ओओएडी एनालिसिस की तरफ जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो है उसे डिफाइन करता है एक एब्स्ट्रैक्शन के तौर पे। लाइक हम बात करें प्रॉब्लम डोमेन्स की तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन के तौर पे ऑब्जेक्ट आपको हेल्प करता है। कैसे करेगा ये देखिए, इसकी कैपेबिलिटीज होती हैं सिस्टम के पास कि वो इंफॉर्मेशन को किस तरह ले रहा है, किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है। इन दोनों चीज़ों के अंदर अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट जो का बहुत अहम रोल अदा करेगा। एक और डेफिनेशन आपके पास आई थी ऑब्जेक्ट की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसी एब्स्ट्रैक्शन है किसी भी चीज़ की जिसके अंदर आप क्रिस्प करते हो बाउंड्रीज को, आप इसमें एट हैंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। ऑब्जेक्ट जो है वो दो पर्पस सर्व कर रहा होता है। इसमें आप फर्स्ट क्या करते हो कि आप प्रमोट करते हो अंडरस्टैंडिंग रियल दुनिया के अंदर, और हम सेकंड इसमें देखें तो ये प्रोवाइड करता है प्रैक्टिस बेसिस कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन की। ये आपको रमबर्ग ETAL 1991 के अंदर इसने इस पे बात की थी। देखिए आइडेंटिटी क्या थी, अहमद बिहेवियर उसका क्या था, या तो स्पीक कर रहा था, वॉक कर रहा था, रीड कर रहा था, ईट टॉक थिंक। स्टेट क्या थी, स्टडीइंग, पढ़ रहा है तो स्टडी कर रहा है, रेस्टिंग, सो रहा है, लेटा हुआ है, देन ही वाज रेस्टिंग, क्वालिफाइड, वर्किंग। क्लासेस। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो जो पर्पस होता है क्लासेस का वो बेसिकली ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन को स्पेसिफाई करना होता है। जब हम बात करते हैं स्पेसिफाई करना किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन को, तो आप क्या करते हो, स्पेसिफाई करते हो फीचर्स को जो कि करेक्टराइज करते हैं स्ट्रक्चर और बिहेवियर उस ऑब्जेक्ट का। क्लास जो है यूनिकली अगर हम बात करें तो ये आइडेंटिफाई करता है एब्स्ट्रैक्शन को। लाइक हम इसमें बात करें तो सेट को डिस्कस करेगा जो कि लॉजिकली रिलेट करेगा ऑब्जेक्ट्स के साथ सेम और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग।
फर्दर अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ क्लासेस को देखा गया। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर जो है वो एक डोमेन है, यानी क्लास है ना आपके सामने, इसे डिवाइड किया गया था सब क्लासेस के अंदर। शुरुआत में हमने देखा कंप्यूटर था, फर्दर उसकी सब क्लासेस आई, लैपटॉप आ गया, डेस्कटॉप आ गए, कॉम टॉप आ गए। तो हमने कहा ये सब क्लासेस हैं। देन सब क्लासेस भी हो सकती हैं लैपटॉप की, इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स आ गए, लैपटॉप मॉडल्स चेंज होना शुरू हो गए, मॉडल वाइज बेसिस स्टार्ट हो गई। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। जल्दी से लेसन 27 को देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। अगेन ऑब्जेक्ट वही आया जो हम डिस्कस कर चुके थे, क्लासेस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड, बेसिकली एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट क्लास उसके मेथड्स को डिफाइन करते हैं। या यूँ कह लें कि आप आसान करो तो ऑब्जेक्ट और क्लास की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट्स। मेथड बेसिकली ऑब्जेक्ट और क्लास के जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं, यानी हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स तो एट्रीब्यूट थे, जो काम उसने किया वो मेथड्स के अंदर आया। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप डिफाइन करें तो आप फॉर एग्जांपल लिख लो कि आप क्रिएट कर रहे हो डेटाबेस को कस्टमर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, ये बेटर कस्टमर रिलेशनशिप है। अब आप क्या करोगे, आप प्लान करोगे, क्रिएट करोगे डेटाबेस को इस तरह के। सबसे पहले आप क्लास क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बात करोगे, इसमें कस्टमर का नेम बताओगे, पार्टिकुलर कस्टमर कौन सा था, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या हैं। कस्टमर के अंदर आप क्या लिखोगे, उसका नेम एड्रेस। क्लास के अंदर आप लिखोगे मेथड क्या था, यानी जिस रिलेटेड आप ऑब्जेक्ट को ओरिएंट कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। और कस्टमर में आप लिखोगे ऐड, अपडेट, डिलीट, वैलिडेट। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस जो है ये यूजुअली आइडेंटिफाई करता है फ्रेजेस को, लाइक इज अ काइंड ऑफ। फॉर एग्जांपल लाइक हम ऑटोमोबाइल को यूज करते हैं, इसमें आप जनरलाइज करते हो ना कि इसमें ऑटोमोबाइल फौरन बाद आपके माइंड में आएगा कि देखिए जी वैन है, कार है, ट्रक है और इस तरह की और चीजें हैं। कन्वर्सली अगर हम बात करते हैं तो कार्स जो है ये ऑटोमोबाइल है, क्यों? क्योंकि ये इनहेरिट करती हैं हर प्रॉपर्टीज को जो कि दूसरी ऑटोमोबाइल्स की कॉमन होती हैं, जैसे कि इंजन हो गया, स्टीयरिंग हो गया, ब्रेक्स हो गई। इसी तरह अगर हम फर्दर देखें तो कैपेसिटी और टाइप ऑफ इंजन, साइज ऑफ स्टीयरिंग ये डिफरेंट होता है हर क्लास के अंदर। चीज सेम थी लेकिन साइज और वो सारी चीजें डिफरेंट हो गई। तो ये सब क्लासेस क्रिएट कराने में हेल्प करता है। ट्रक हो गया, चीज सेम है। देन कार हो गया, तो हम इसे क्लासिफाई करेंगे ट्रक, फोर व्हीलर, जो भी होता है आप उसमें देखते जाओ तो वैन हो गई, देन कार्स हो गई। इसमें दो कंसेप्ट यूज हो रहे होते हैं, फर्स्ट है जी जनरलाइजेशन, सेकंड वन है स्पेशलाइजेशन। क्लासिफिकेशन जो है ये हेरिटेज होती है नेचर के अंदर। व्हीकल जो है वो क्लासिफाई किए जा सकते हैं ट्रक, कार। कार में फर्दर जो है वो सब क्लासिफाई हो सकती है, हैचबैक हो सकती है। इसमें अगर आप देखें देखें व्हीकल, ट्रक, कार, सेवन स्पोर्ट्स, ये सारी की सारी इसमें आ गई। मैसेज पासिंग, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं फुलफिल करने के लिए हर सिस्टम के एक्शन को। जैसे कि सीडी सेल हो गया जिसमें आप रिकॉर्ड सीडी सेल्स करते हो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप सीडी स्टॉक आइटम्स को लेकर चलते हो, सेल ट्रांजैक्शंस की तरफ जाते हो, सेल असिस्टेंस कर रहे होते हो। ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये प्रोसेस ऑफ सीडी सेल्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लाइक हम उन्हें पूरे पूरे मैसेज सेंड कर रहे होते हैं। अब वो मैसेज सेंड हो गए और नेक्स्ट स्टेप आया इनकैप्सुलेट करना। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग, यानी इनकैप्सुलेट करना। अब हाइड करके ना इंफॉर्मेशन लेते हो। जब फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं कि प्ले बटन को आपने प्रेस किया तो टेप प्ले हुई ना, तो इसका जो एक्चुअल प्रोसेस था कि टेप किस तरह प्ले हुई वो विजिबल नहीं है, वो हाइड था। ये आपके पास इनकैप्सुलेट फॉर्म था। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर, बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो है वो ऑप्शन आपको देता है जी कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये जो ऑप्शन है ये एक्टिव होता है उस वक्त जब कंप्यूट आप कर लेते हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअल स्टेप जो था कि परफॉर्मेंस जो थी यूजर की वो इनविजिबल हो जाती है। आप कहते हो कि प्रॉफिट आप अपना विजिबल करवाते हो एटीएम पे जाके, कितने पैसे पड़े चले नॉर्मल करते हैं।
अब वो पैसे कैसे आए आपके अकाउंट में, क्या प्रोसेस था, कब किस टाइम आपने उन्हें डिपॉजिट करवाया, उन्हें निकलवाया, लाइक आप ऐड करवाओ निकलवाओ सारा कुछ, उसे आपको वो हाइड कर देगा। सिंपल आपको बताएगा कि आपकी इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ी है। तो ये से हम कहते हैं ये इनकैप्सुलेशन प्रोसेस है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन डिफरेंट होता है, डिफरेंट शेप्स वाला, लाइक हम इस पर डिफरेंट शेप्स की बात करेंगे। ग्रीक वर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म, हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो डिफरेंट मीनिंग आ गए, यूजेस डिफरेंट आ गए, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चले। आप यहाँ पे स्पेसिफिकली अलाउ करते हो एक एंटिटी को कि वो वेरिएबल, मेथड, ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉर्म क्रिएट करे। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग बेसिकली एक फंडामेंटल रीथिंकिंग है, रीडिज़ाइन है बिजनेस प्रोसेस का। अब ये क्यों किया जाता है? ताकि आप अचीव कर सको ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट। अब ये जो ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट हो रही होती है क्रिटिकल कंटेम्प्रेरी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हो रही होती है। इसमें आपकी परफॉर्मेंस देखी जा रही होती है, कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस, स्पीड देखे जा रहे होते हैं। ये हैमर और चैम्बी 1993 के अंदर इसने इस बारे में डिफाइन किया था। अब इस टेक्निक पे अगर हम देखें तो इस पे फोकस किया जाता है कि जितना भी प्रोसीजर, अप्रोचेस यूज़ हो रही होती है ना ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, वो स्मूथ वे में हो। ये जो टर्म रीथिंकिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर हम देखो तो इसका मतलब ये है कि आप कोई आइडिया लो, सबसे पहले स्टडी करो, फिर उसे एनालाइज करो, देन जाके उसे प्रोसेस करो, यानी कि उससे पहले देखो, फिर से री थिंक करो, देन आप उसे वर्क करो एनालाइज करके। एनालिसिस और डिज़ाइन अगर हम वर्क फ्लो प्रोसेस का देखें तो वो विद और बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन हो रहा होता है। डेफिनेशन जी यहाँ पे हमें मेरी कुछ इस तरह के इसमें एक्सटेंड कर दिया गया कॉन्सेप्ट बीआरपी का, बीपीआर का, जिसके अंदर आप लिंक करते हो डिफरेंट प्रोसीजर्स को जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग यूज हो रहे होते हैं। इसमें आप नंबर ऑफ प्रोसेस देखते हो, ऑर्गेनाइजेशन जो लिंक कर रही थे एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक वो इनपुट और आउटपुट हो रहा होगा। जैसे कि रॉ मटेरियल्स को आप यूज़ करते हो, सप्लायर जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट यूज़ करता है, जिसमें प्लान करता है, प्रोडक्शन की तरफ जाता है और सेल्स करता है। फिर है जी कम्पिटेटिव एडवांटेजेस। मेन गोल जी जिसके अंदर हम बीपीआर को इंट्रोड्यूस कराते हैं वो है कम्पिटेटिव एज। अब ये जो कम्पिटेटिव एज होता है ये टू द बिजनेस हम अगर बात करें तो ये आपको अचीव करवाता है बेटर प्रोडक्ट, जो कि टाइमली फैशन होती है, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग होती है। इसमें हम देखें तो पेट्रोलियम कंपनी जो होती हैं वो फेस करती हैं मुख्तलिफ इशूज, जैसे कि प्रोडक्ट जो है वो टेम्पर्ड है, इसमें डिलीवरी टू पॉइंट ऑफ सेल्स देखा जाता है, गैसोलीन जो है वो डिलीवर नहीं हुई ऑन टाइम, पॉइंट ऑफ सेल क्या था, इश्यूज देखे जा रहे होते हैं, डीलर ओनर ऑन पेट्रोल पंप्स देखे जा रहे होते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड इट बी वरीड इफ एट ऑल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि कंपनी जो है वो तो प्रोसेस कर रही है, वो रिव्यू कर रही है, वो रिजॉल्व कर रही है सारे प्रॉब्लम, सारे इश्यूज, तो फिर ये इतना बड़ा इश्यूज कैसे आ, क्यों कंपनी परेशान होती है? तो हम देखें तो जब कंपनी होती है ना वो डिज़ाइन करती है कंटेनर्स को, टैंकर्स को, इंस्टॉल करती है ट्रैकिंग डिवाइसेस को डिलीवरी व्हीकल्स पर, तो मुख्तलिफ प्रोसेस को यूज़ करते हुए वो इसे ओवरकम कर सकती है इस इशू को इफेक्टिव वे में। अब बात करते हैं इफेक्टिव और एफिशिएंट वे है क्या। इफेक्टिव का मतलब हुआ कि आप कितना इफेक्टिव प्रोडक्ट को लेके चलते हो, सर्विसेज को लेके चलते हो, या आप कितने इफेक्टिव अंदाज में सर्विसेज ऑफर करते हो कस्टमर पर। इसमें आप इंक्लूड करते हो पैकेजिंग को, एडवर्टाइजमेंट को, इसमें आप क्रिएट करते हो कस्टमर की लॉयल्टी को, टाइमली अवेलेबिलिटी को, यानी कि हम बात करें कि आप सेटिस्फाई करते हो कस्टमर को। एफिशिएंसी, ये कॉन्सेप्ट जो है ये रिलेट करता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो रही है या नहीं। लाइक हम इसमें सिंपल ये बात नहीं करते कि क्वालिटी प्रोडक्ट है क्या, वो उसकी पैकेजिंग क्या है, स्टोर प्रोसेस क्या है। इसमें हम देखते हैं कि कितना जल्दी आप कस्टमर कंप्लेंट को रिस्पॉन्स करते हो। लाइक आपको कस्टमर कंप्लेन कर रहा है ना, एफिशिएंसी क्या है, आप कितना जल्दी उस कंप्लेन को ख़त्म करते हो, रिमूव करते हो। मेजर स्टेप इन बीपीआर देखें तो सीनियर मैनेजमेंट जो है वो इसमें मेजर स्टेप लेती है, अलाइन करती है जी बीपीआर स्टेप्स को। ये स्टेप जो होते हैं ये सेल्फ रीइंफोर्समेंट साइकिल्स के लेके चलते हैं, इसमें कम्युनिकेटिंग
कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, कल्चर चेंज आ गया। ये स्टेप जो होते हैं ये इंक्लूड करते हैं जी गेनिंग कमिटमेंट को, जिसके थ्रू आप फॉर्मुलेशन करते हो टॉप टीम की, डेवलप करते हो, शेयर करते हो विजन्स को, मिशंस को, बिजनेस का मिशन क्या है। अब इसमें स्टेप्स क्या हैं? आप ब्रेक डाउन करते हो CSF को इनटू की क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ओनरशिप देख लेते हो, ब्रेक डाउन करते हो क्रिटिकल प्रोसेस को, सब प्रोसेस के अंदर रीडिज़ाइन करते हो, मॉनिटर करते हो, एडजस्ट करते हो। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।